हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने हाइगेन्स के वेव थ्योरी ऑफ लाइट को पढ़ा और समझा। हाइगेन्स के वेव सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन इत्यादि को समझाया जा सकता है। आज हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को हाइगेन्स की थ्योरी के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। तो मान लिया जाए कि एक परावर्तक सतह x, y है। परावर्तक सतह यानी एक दर्पण है एक्स वाई, और इस दर्पण की तरफ एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, ये रहा एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट और ये एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो इसका वेव फ्रंट क्या होगा? ए बी एक वेव फ्रंट हो जाएगा, ए बी, और ये पैरेलल बीम कौन सा है? एम, और एन एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जिसके वेव फ्रंट ए बी है, जो दर्पण एक्स वाई की ओर आ रही है। ये मान लिया कि t इक्वल टू 0 समय में वेव फ्रंट ए बी का ए बिंदु एक्स वाई सतह पर आपतित हो रही है। तो यहां क्या होगा? परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद यहां तुरंत बाद ये बिंदु वेव फ्रंट का ए बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करना शुरू कर देगा। जैसा कि हाइगेन्स ने कहा। हाइगेन्स ने कहा था कि किसी वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है। तो ये बिंदु ए भी एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करना शुरू कर देगा, और यहां से क्या होगा कि तरंगिका निकलेगी। चूंकि प्रकाश की चाल यहां पर भी है, तो t समय के बाद इस a बिंदु को केंद्र मानकर अगर हम vt, चूंकि समय लग रहा है t समय के बाद हमें देखना है और प्रकाश की चाल भी है, तो v इंटू टी रेडियस लेते हुए इस a बिंदु पर अगर एक गोला खींचा जाए तो वो गोला किस तरह से होगा? लगभग वो गोला ये कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी? जिसकी त्रिज्या vt, ये त्रिज्या कितनी होगी? vt। ठीक है, और जब तक ये बिंदु इतनी दूरी तय, vt दूरी यहां तय करेगी, तो वेव फ्रंट ए बी का बी बिंदु भी आगे कुछ यूं बढ़ जाएगा, सी बिंदु तक आ जाएगा। तो अगर इस सी बिंदु से इस गोलाकार सतह पर एक पृष्ठ तल खींचा जाए कुछ इस प्रकार से, तो हमें एक नया वेव फ्रंट सी डी प्राप्त होगी। ठीक है, और जिससे होकर के ये एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकल रही है, जिसका नामकरण हम कर दे एम डैश और ये एन डैश। ठीक है, और मान लिया जाए कि बिंदु ए पर एक अभिलंब है, तो ये है Q और Q डैश, और इस बिंदु C पर भी एक अभिलंब है जिसका नाम है R, और इसको छोटा कर देते हैं R डैश। ठीक है, हम फिर से समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया कि एक एक्स वाई सतह है जो कि एक परावर्तक सतह है, एक दर्पण है, और इस दर्पण की ओर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ए बी आ रही है। ठीक है, ये ए बी एक पैरेलल बीम है, ये एक पैरेलल बीम है, तो इसके वेव फ्रंट कौन से होंगे? ए बी एक वेव फ्रंट हो जाएगा,
और किसी खास समय t समय में t0 समय में इस वेव फ्रंट के बिंदु A दर्पण के A बिंदु पर आपतित हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो यहां ये बिंदु क्या होगा, हाइगेन्स के सिद्धांत के आधार पर ये एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करेगा और इससे होकर के जो वेवलेट निकलेंगे t समय के बाद इसकी पोजीशन यहां होगी। तो t समय के बाद इससे जो गोले बनेंगे उसकी त्रिज्या कितनी होगी, v इंटू टी, बिकॉज प्रकाश की चाल यहां पर v है। तो v स्पीड से t समय बाद जो गोला का निर्माण होगा उसकी त्रिज्या vt होगी। ठीक इसी समय t समय में b बिंदु भी आगे बढ़ करके कहीं एक पॉइंट c तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और अगर हम c बिंदु से इस गोलाकार सतह पर अगर एक स्पर्श तल खींचें तो CD जो हमें प्राप्त होगी वो एक नए वेव फ्रंट की स्थिति को बताएगा, ठीक है। यहां पर CM डैश और DN डैश एक परावर्तित प्रकाश के बीम है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या क्या लिखा, क्या क्या देखा, AB जो है, AB ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट, यहां पर शायद प्रकाश का एक रिफ्लेक्शन मिल रहा है, यहां पर हम टाइप करके भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये AB हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। CD क्या हो गया, यहां CD रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ठीक है। और XY ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अच्छा ध्यान दें, ये जो वेव फ्रंट दर्पण की तरफ आ रहा है, परावर्तित होकर जा रहा है, और ये दर्पण तीनों क्या है, इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर है। देखिए आपतित वेव फ्रंट की स्थिति ऐसे, परावर्तित वेव फ्रंट की स्थिति कुछ ऐसे, और दर्पण भी ऐसे ही है। तो ये सभी all are perpendicular to the plane of this white बोर्ड, ठीक है। इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर है। ये ठीक नहीं चल रहा है, इसको देखें, ये भी ठीक नहीं है। ये सभी क्या है, व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर है। अच्छा दूसरी बात हम देखते हैं, ये MA जो है, MA ये परपेंडिकुलर है AB के। इसी प्रकार CM डैश ये परपेंडिकुलर है CD के। ये MA इस वेव फ्रंट AB पर परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री टोटल, ठीक है। इसी प्रकार CD जो है इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ठीक है। और QQ डैश या फिर RR डैश जो है ये परपेंडिकुलर है XY मिरर पर। अब देखिए यहां दो तीन बातें हैं। एक तो ये ABCD और XY ये तीनों सतह ये व्हाइट बोर्ड के सतह के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि ये MA CM डैश और ये जो हमने नॉर्मल डाला है ये क्या है, इस सतह के लंबवत है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वेव फ्रंट है ये आपतित वेव फ्रंट, परावर्तित वेव फ्रंट और इस पर जो अभिलंब डाला गया है तीनों एक ही तल में है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इंसिडेंट
वेव फ्रंट कॉमा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड द नॉर्मल at the point of incident are in the same plane। ठीक है, यही तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम था। तो लॉजिकली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से हम लोग इस बात को समझा सकते हैं। तो ये पहला पार्ट प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखते हैं अब यहां। दूसरा नियम में क्या कहता है, I इक्वल टू आर, आपतित किरण परावर्तित किरण के आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। ये रहा आपतन का कोण, मान लिया ये I है, ये इंसिडेंट रे और ये अभिलंब, तो ये क्या होगा, आपतन का कोण हो जाएगा। वैसे ही यहां पर ये रिफ्लेक्टेड रे और ये अभिलंब, तो ये हो जाएगा परावर्तन का कोण। ठीक है, अब यहां पर एंगल एम ए बी, एंगल एम ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एम ए बी को हम लोग इस कोण और इस कोण में दो टुकड़े में दिखा देते हैं। तो एम ए बी को क्या लिखेंगे, यहां एंगल एम ए बी को एंगल एम ए क्यू, एम ए क्यू प्लस एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यानी ये एम ए क्यू ये तो आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई प्लस एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore, angle QAB will be equal to 90 डिग्री माइनस एंगल I। इसको फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। ठीक इसी प्रकार इस साइड भी हम लोग ये दिखा सकते हैं। तो क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया कि एंगल QAB ये यहां पर ये हो गया 90 माइनस I। ठीक है, अब नहीं, इसको पॉइंट 1 नहीं करेंगे। अब क्या करते हैं, दूसरा देखते हैं, QAC अगेन एंगल QAC ये भी तो 90 डिग्री है। QAC XY सरफेस पर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, तो QAC ये 90 डिग्री हो गया। और QAC को भी दो टुकड़ा में लिख देते हैं, एंगल QAB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहां से यहां QAB का मान 90 माइनस I अगर हम रख दें तो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल I प्लस एंगल BAC equal to 90 itself. So 90 will be cancelled from here. Angle BAC equal to angle I। ठीक है, जिस तरह से हम लोग इधर एंगल MAQ नहीं सॉरी एंगल BAC ये कोण इस कोण को I के बराबर दिखाए हैं, ठीक इसी प्रकार सिमिलरली हम लोग इस पार भी ये वाला जो कोण है इसको हम लोग दिखा सकते हैं कि ये R के बराबर है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, ऑल्सो सिमिलरली लिख लेते हैं। सिमिलरली एंगल BCA इक्वल टू एंगल R। ठीक है, अब ये कोण हो गया I एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर और ये हो गया R। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल
ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्करेंट ट्रायंगल है ए डी सी के। क्यों? क्योंकि देखिए एसी सतह जो है ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये ए डी बी सी के बराबर है, ये भी तो VT ही है, ए डी बी सी के बराबर है। और ये कोण एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी ये क्या है 90 डिग्री है। तो आर एच एस से हम लिख नहीं रहे हैं, आर एच एस से ये ट्रायंगल आपस में कॉन्करेंट हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल। और जब ये कॉन्करेंट हो जाएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में समान होंगे। देयरफॉर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और यही तो परावर्तन का दूसरा नियम है। अच्छा, ये कॉन्करेंट कैसे हुआ देख लेते हैं। दोनों ट्रायंगल में ए सी इक्वल टू ए सी ये कॉमन है, ये ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू VT है, और एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी ये 90 के बराबर है। तो ये हाइपोटेनस हो गया इस ABC ट्रायंगल में, ये हाइपोटेनस हो गया, ये राइट एंगल हो गया, और ये एक साइड। तो इसलिए RHS से हमारा इस ट्रायंगल का ABC ट्रायंगल का एंगल I और ADC ट्रायंगल का ये एंगल R दोनों आपस में बराबर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाइगेन्स के सिद्धांत का प्रयोग हमने बिंदु ए पर किया और इससे सेकेंडरी वेवलेट्स निकले, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाइगेन्स का सिद्धांत प्रकाश के परावर्तन पर लागू हो रहा है। ठीक इसी प्रकार यदि हम चाहें तो प्रकाश के अपवर्तन को भी वेरीफाई कर सकते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत को भी हम हाइगेन्स के सिद्धांत के आधार पर हम प्रकाश के अपवर्तन को भी समझा सकते हैं। मान लीजिए कि एक सरफेस है XY, ये रहा एक सरफेस XY, ये सरफेस जो है दो अलग अलग माध्यम को अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। पहला माध्यम इसका अपवर्तनांक μ1 और दूसरा माध्यम इसका अपवर्तनांक μ2 है। तो μ1 माध्यम में जो प्रकाश की चाल मान लिया जाए v1 होगी और μ2 माध्यम में प्रकाश की चाल v2 होगी। अलग अलग माध्यम है तो प्रकाश की चाल भी अलग अलग होगी, ठीक है। और इस अपवर्तक सतह, इस सतह पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है कुछ इस तरह से, ये रही, और ये, और इससे जो है एक इस AB वेव फ्रंट का निर्माण हो रहा है। ये पैरेलल बीम M, ये N, ठीक है। तो क्या है कि चूंकि यह एक परावर्तक सतह है, सॉरी अपवर्तक सतह है, तो प्रकाश यहां से क्या होगी, ए बिंदु से अंदर की ओर जाएगी। यदि मान लिया जाए कि तत्काल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1 नहीं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ μ2 इज ग्रेटर देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले की तुलना में ज्यादा है, यानी प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तत्काल हम मान लेते हैं। तो क्या होगा कि ये एक अविलंब है, ये आपतन बिंदु हो गया, ठीक है। ये Q और Q डैश आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब हो गया, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो किरण है MA किरण, चूंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है,
तो ये इसका पाथ, ये पाथ नहीं होकर के क्या होगा, ये अविलंब की ओर झुकती है, कुछ इस प्रकार झुकेगी, है ना। हाइगेंस का सिद्धांत कहता है कि चूंकि ए बी एक तरंगाग्र है, वेवफ्रंट है, तो ए बिंदु क्या होगा, इसके प्रत्येक बिंदु नए सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, नए प्रकाश के स्रोत की तरह कार्य करेंगे। तो इसका ए बिंदु भी एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेगा, है ना। तो ये क्या होगा कि चूंकि यहां दूसरे माध्यम में प्रकाश की वेग v2 हो गई है, चूंकि सघन माध्यम है अगर, तो प्रकाश की वेग हम यूं कह सकते हैं कि घट गई है, तो यह अविलंब की ओर सट रही है। तो ये ए बिंदु क्या होगा, एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेगा। और अगर हम ये इनिशियल स्टेज है यहां t इक्वल टू 0 समय में, ये ए बिंदु पर है, लेकिन t समय के बाद क्या होगा कि यहां से हम एक गोलानुमा वेवलेट का निर्माण करेंगे, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, v2 इंटू टी। तो v2 इंटू टी, सॉरी v2 इंटू टी त्रिज्या लेते हुए अगर हम एक गोले का निर्माण करें, तो वो गोला कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। तो ये प्रकाश क्या होगा, t इक्वल टू टी समय में प्रकाश की किरण यहां तक पहुंचेगी और ये v2t रेडियस का एक गोला का निर्माण करेगा, ठीक है। ठीक इसी समय क्या होगी कि ये वेवफ्रंट ए बी का बी बिंदु जो है, ये बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ये सी बिंदु तक आ जाता है, सी बिंदु है, ठीक है। तो t इक्वल टू टी समय में, t इक्वल टू यहां लिख देते हैं, t इक्वल टू टी समय में ये बिंदु बी बिंदु सी तक आ जाती है। तो बिंदु सी से इस गोले पर अगर हम एक स्पर्श तल खींच दें, कुछ इस तरह से स्पर्श तल खींच दें, तो ये क्या होगा, CD जो है ये नए तरंगाग्र की स्थिति को बतलाएगा। A से C जाने में, चूंकि प्रकाश की चाल v1 है इसमें, तो ये B से C तक जाने में v1 इंटू टी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो हमें नया ये हो गया AB आपतित तरंगाग्र, और CD जो है ये अपवर्तित तरंगाग्र हो गया। तो हम यहां लिखते हैं क्या हो गया, AB इंसिडेंट वेवफ्रंट AB, और CD रिफ्रैक्टेड CD रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट हो गया। और XY जो है, XY ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। और फिर पहले हम लोग जैसे कहे थे, ये तीनों जो है, ये दर्पण, ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है आपका नोटबुक, उसके क्या है, लंबवत है। ये हमारा सरफेस कुछ इस तरह से है, ऐसे, और तरंग जो वेवफ्रंट है, आपतित वेवफ्रंट ऐसे आ रही है, और ये जा कैसे रही है, ये इस तरह से CD वेवफ्रंट भी ऐसे ही जा रही है। तो ये तीनों आपतित वेवफ्रंट, परावर्तित वेवफ्रंट और ये सतह, तीनों ये व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर है। ऑल आर परपेंडिकुलर टू द व्हाइट प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड, ठीक है। यही नहीं, फिर हम आगे लिखते हैं AB के परपेंडिकुलर है MA इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक इसी प्रकार ये M डैश
एन डैश है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो एम ए बी पर परपेंडिकुलर, इसी तरह से एम डैश डी ये परपेंडिकुलर है सी डी पर, और क्यू डैश जो है परपेंडिकुलर है एक्स वाई अपवर्तक सतह पर। ठीक है, तो हम जिस तरह से परावर्तन में हम लोगों ने देखा था, ठीक उसी प्रकार से क्या है कि ये आपतित वेवफ्रंट, परावर्तित वेवफ्रंट और ये जो परावर्तक सतह है, ये तीनों इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर है। और फिर दूसरी तरह से हम देख रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों है। तो क्या होगा, ये तीनों एक ही तल में होगा। तो पहला जो प्रकाश के अपवर्तन का पहला सिद्धांत है, देयरफॉर इंसिडेंट वेवफ्रंट कमा रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट and the normal at the point of incident are in the same plane। ठीक है, ये था प्रकाश के अपवर्तन का पहला सिद्धांत। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एम ए जो किरण है वो इस नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतित किरण आई बना रही है, और इसको क्या है कि जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये कोण आर है। ठीक है, तो क्या होगा, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में हम देखेंगे और एंगल ए डी सी में। ठीक है, ये कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 90, एंगल एम ए बी 90 है, और जिसमें कि एम ए क्यू एंगल आई के बराबर है, तो ये 90 माइनस आई, देयरफॉर ये एंगल भी आई के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार चूंकि एंगल क्यू डैश ए सी टोटल 90 है और इसमें से ये है आर, तो ये हो गया 90 माइनस आर, जैसे कि ये वाला कोण 90 माइनस आई हुआ था। ठीक इसी प्रकार एंगल डी ए सी 90 माइनस आर होगा, और ये तो 90 है ही, ये वाला भी 90 है, इसलिए ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा एंगल ए सी डी, ये आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहां लिख नहीं रहे हैं, आप जैसे पहले किए थे ठीक उसी प्रकार से परावर्तन में जैसे किए थे वैसे ही कर सकते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी में साइन आई कितना होगा, साइन आई ये, तो साइन आई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कौन है इसके लिए, परपेंडिकुलर ये सामने वाला BC, तो BC बाय AC। ठीक है, इन ट्रायंगल DACD में साइन आर, ये ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल में साइन आर निकालते हैं, तो ये भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, इसके सामने वाला AD, तो AD बाय और हाइपोटेनस हो गया ये AC। ठीक है, AC। अब इस दोनों का अगर रेशियो लिखे तो रेशियो लिखने से क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू BC बाय AC अपॉन AD बाय AC, AC कैंसिल, दैट विल बी BC बाय AD, है ना। अच्छा, BC कितना है, BC ये हो गया BC V1 इंटू T, इसलिए साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन T बाय, और AD कितना है AD। ठीक है, ये
ये कितनी होगी, सॉरी एडी, एडी यहाँ है एडी, तो ये है V2 इंटू टी, V2 अपॉन टी, यहाँ टी टी कैंसिल यानी V1/V2, और V1/V2 जो है ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। और इस कांस्टेंट को ही हम लोग दूसरे माध्यम का, परिभाषा है पहले से भी, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम की तुलना में कहते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करके हाइगेंस के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए इसे प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत को भी वेरीफाई कर सकते हैं। अभी हमने प्रकाश के अपवर्तन के दो सिद्धांत हैं। पहला कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होगा। लॉजिकली इसको हम लोग कर चुके हैं। और फिर हम लोगों ने दूसरे पार्ट में किया है, क्या किया है कि दो ट्रायंगल ABC और ADC, ये एंगल और साइन R निकाल करके उसका रेशियो लिया। रेशियो लेने के बाद ये AC चूंकि दोनों में कॉमन है तो ये कट जाएगा, BC अपॉन AD हो जाएगा। BC की दूरी हमारी V1 इंटू टी है, चूंकि प्रकाश की चाल पहले मीडियम में V1 है और समय यहां से यहां जाने में जितना समय लग रहा है, ये इसको प्रकाश को A से D तक आने में भी उतना ही समय लगेगा। तो ये हो जाएगा V1 अपॉन इंटू टी और ये दूरी हो जाएगी V2 इंटू टी। तो V1 अप इंटू टी अपॉन V2 इंटू टी कैंसिल, तो ये साइन I और साइन R का जो रेशियो है ये क्या हो जाएगा V1/V2। और V1/V2 ये क्या होगा, एक स्थिरांक है, कांस्टेंट राशि है। तो इसी कांस्टेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन का सिद्धांत ये वेरीफाइड है हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर, ठीक है। धन्यवाद।